देखो बात कर लो अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहली बात तो ये कि माइक्रोब्स हम कहेंगे किसको, ठीक है। तो माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम विजिबल नहीं कर सकते, तो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिनका साइज लगभग 0.1 मिलीमीटर या उससे भी कम का रहेगा, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक। अब माइक्रोब्स में यहाँ पे जो कैटेगरी आती है माइक्रोब्स में, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या माइक्रोबियल प्लांट्स हो सकते हैं, वायरस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स, ये सारे के सारे माइक्रोब्स में ही होते हैं इंक्लूड। वायरसेस जो होते हैं आपको पता है, वायरसेस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटीज हैं। विरियोइड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए, और प्रियॉन्स जो होते हैं उसमें प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है ये, ठीक। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा कि वायरस कौन है, विरियोइड्स कौन है और प्रियॉन्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और एनसीईआरटी में लिखी है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया, और जब वो ग्रो कर जाएंगे, जैसे आप फंगस का सिंपल एक फंगस का जो स्पोर है वो नहीं देख सकते हो, लेकिन आप जब फंगस की कॉलोनी को देखते हो, अपने कहीं खाने वाने में फंगस लग जाती है तो आप फफूंदी को देख लेते हो पूरा बड़े से लेवल पे, लेकिन एक छोटी सी फफूंदी जिसे आप खा भी गए हो वो आपको नहीं दिखती है। ईस्ट कहाँ दिखा आपको, ठीक है। और उसी ने क्या करा था, वो आपका आटा जो था उसे खराब कर दिया था। आपने आटा को डो बना के बढ़िया सा नीडिंग करके उसकी रख दिया, गूंद के आटे को, और छोड़ दिया ऐसे ही बाहर। कुछ देर बाद जो है 5-6 घंटे गर्मियों में 5-6 घंटे, और ठंड में जो है वो 1 दिन के बाद आपको वो आटा फूला हुआ लगता है। वो जो फूल गया आटा, वो कैसे फूल गया, उसके अंदर कोई तो एक चीज आई होगी जिसने उसे फुलाया होगा, CO2। वो थी आपकी ईस्ट। ईस्ट ने अंदर बैठ के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से उसमें फ्लफीनेस आ गई। वो जो ईस्ट था वो आपको दिखा नहीं, ठीक, और आप उसके गुलगुले बना के खा भी गए, मस्त है ना। लेकिन आप अगर देखिए कि इसी आटे का यूज और खमीर रोटी बनाने में कर रहे हैं, ठीक है, खमीर डाल के जी, ईस्ट जो खमीर है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं। और जब खाना सड़ जाता है, आटा यही रखे रहने दीजिए, सड़ने दीजिए, तब इसके ऊपर पूरी कॉलोनी बन जाएगी, व्हाइट कलर की लेयर या ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। तो वो जो ब्रेड मूल्ड लग रहा है, फंगस राइजोपस उसका नाम है, वो दिखने लगता है। यानी कि यही चीज कभी विजिबल नहीं थी और अचानक से ये विजिबल हो गई। कैसे हुई, जब ये कॉलोनी में आ गई पूरी। तो वही बात लिखी हुई है, द कॉलोनीज कैन बी सीन विद नेकेड आईज। कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब माइक्रोब्स को अलग अलग यूज हैं माइक्रोब्स के, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में घरों में क्या क्या बनाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में अगर बात करी जाए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, they are added to milk and it convert lactose sugar into milk into lactic acid। जो लैक्टोज शुगर है मिल्क की, उसको किस में बदल दिया है, लैक्टिक एसिड में बदल दिया है। और लैक्टिक एसिड कॉज कोगुलेशन एंड द पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, और ये पार्शियली डाइजेस्ट कर दे रहा है किसको, मिल्क की प्रोटीन कैसीन को, पैरा कैसीन बदल जाएगा। मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड, योगर्ट एंड चीज। मिल्क से ही आपका कर्ड भी बनता है, योगर्ट भी बनता है और चीज भी बनता है, ठीक। अब ये जो मिल्क है, इससे आपके कर्ड, योगर्ट और चीज जो बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा। देखिए, कर्ड जो है ये इंडियन कर्ड प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग स्किम। आपको हल्का सा गुनगुना कर लिया, उसमें आपने इनोकुलेशन करा, थोड़ा सा दही डाल दिया, और दही डाल के उसको रख दिया, हल्के से दूध को हल्का गर्म, उसमें दही डाला और रख दिया थोड़ी देर के लिए। आधे 1 घंटे के बाद या 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे के बाद वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। वो जमते 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 पूरा जम जाएगा, तो आप कहते हैं दूध किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। जी, कर्ड के लिए जो बैक्टीरिया है वो कौन है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही दिया हुआ है। टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री या उससे कम रखा जाता है। कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये विटामिन B12 इनरिच्ड हो जाता है, ठीक है। दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और जो बैक्टीरिया है वो कौन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब कहलाते हैं कर्ड में, जो चेक कर देते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे स्टमक में, ठीक है। आजकल पेट वेट खराब हो जाता है तो ये अलग से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी आते हैं, दवाएं आ रही, दवा के पूरे उसमें आप खा लीजिए डायरेक्ट कैप्सूल,
अच्छा सर जी। अच्छा, कर्ड इज bacteria ईटन बनाते एज सच सॉल्टेड और स्वीटेंड, अलग अलग तरीके से। हैं। अब योगर्ट है, योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। उसमें टेस्ट बदल अच्छा जाएगा। योगर्ट और उसमें क्या फर्क होता है? स्वीटेंड है ना, मिक्स्ड विद फ्रूट्स। अच्छा योगर्ट वही तो ठीक जाकर है। आता है ना। हाँ, फ्लेवर वाला होता है जो दही आपका, वो बेसिकली क्या है, वो योगर्ट है। नॉर्मल दही, आप जो दही मिठाई वाले की दुकान पे जाके आप दही ले रहे हो, और जो फ्लेवर वाला दही आ रहा है बढ़िया सा, ठीक है, मदर डेयरी का, वो फ्लेवर वाला क्या है, वो योगर्ट है। योगर्ट नहीं आता है। ठीक है, उसमें अलग अलग फ्लेवर है। और जो नॉर्मल आप दही जाके ले रहे हो, जो जमा रहे हो, घर में बना रहे हो, वो दही है, कर्ड है। ठीक, इसमें अलग बैक्टीरिया लगा दिए गए हैं, इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। क्लियर। इसके बाद आता है बटर मिल्क। ठीक है, ये भी बनता है बटर मिल्क। यस सर। स्ट्रेप्टोकोकस श्रीमोरिस, ठीक है, तो क्रीमोरिस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये कुछ स्पीशीज हैं, इनसे बन जाएगा बटर मिल्क। हाँ। सोर क्रीम ये हो गई। अब आते हैं चीज के ऊपर। मेन हमारा एनसीईआरटी को लेवल पे चीज मेन है। चीज कैसे बनाया जाता है? ठीक है, चीज बनाने की पूरी एक प्रिपरेशन का पूरा है पैटर्न। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ microbes. The curd is separated from the liquid part. पहले उसे जो है वो दूध को फाड़ दिया गया, उसका वे अलग कर लिया। हाँ, उसमें से जो सॉलिड निकला उसको अलग कर लिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट। अब पानी के कंटेंट के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो चीज होगा। ठीक है, पनीर तो 3 टाइप का हो गया, सॉफ्ट, सेमी हार्ड और फिर हार्ड हो गया। ठीक है, सॉफ्ट में 50 से 80% पानी होगा, सेमी हार्ड में 45% होगा, और लेस देन 40% होगा तो हार्ड हो जाएगा। आपने देखे तीनों तरीके के पनीर भी आपने देखे होंगे, मार्केट में आ जाते हैं। ये बेसिकली जो है बहुत पुराना कल्चर है। कर्डलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसमें जो एंजाइम भी लगा सकते हैं या रेनेट लगा सकते हैं। देखिए रेनेट जो है ये काफ मसल स्टमक में मिलेगा, रेनेट एंजाइम, काफ बछड़े जो है। अच्छा। ठीक है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट से निकाल सकते हैं। फिर आपने ये पूरा अनराइप, अब देखिए यहाँ पे लिक्विड पार्ट कैसे करा जाता है। दही, दूध को पहले उसमें जो है नॉर्मली फाड़ दिया जाता है, उसको दूध को बैक्टीरिया के थ्रू वो कर रहे हैं। आप घर में बना सकते हो उसको। ठीक है, उसमें आपने नींबू निचोड़ दिया, फट गया दूध। उसके बाद क्या करा, उसे हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। फिर वो जो ग्रेन्स हैं, ग्रैन्यूल्स को आपने उसे जो है एक कपड़े में लिया, हाँ सिल्क क्लॉथ नहीं, कॉटन वाले में ले लीजिए, क्लॉथ में, हाँ बड़े लोग सिल्क क्लॉथ लेंगे, पड़ा है ना सर सिल्क कॉटन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बनारसी साड़ियाँ ले लीजिए आप, उसमें सिल्क की बना के। फिर उसको क्या करा आपने, उसे अलग किया, सेपरेट किया, छान लिया। छानने के बाद जो ऊपर का उसमें जो सॉलिड पार्ट रह गया, उससे पानी पूरी तरह से निचोड़ दिया। अब जो बनेगा वो क्या है आपका, पनीर। लेकिन अभी वो पनीर कैसा है, आधा पका हुआ है, अनराइप है। ठीक है, अनराइप, या इसे हम कॉटेज चीज कहते हैं, यही हम लोग खाते हैं पनीर। ठीक, ये इसमें हम लोगों ने क्या लगाए हैं, लैक्टोबैसिलस लगा दिया है, या ये एंजाइम लगा देंगे, साइटोकाइनेसिस लगा देंगे, रेनिन वगैरह लगा देंगे। अब राइपेंड चीज की बात करी जाती है। भाई आप तो अलग अलग मोज़रेला चीज है ना, अलग अलग पिज्जा में डल रहा है, ये चीज वो चीज, तो चीज की भी अलग अलग वैरायटी है। तो फिर क्या करेंगे उसका, फिर जो आपने अनराइप जो चीज था उसको उठाया, फर्स्ट डिप्ड इन ब्राइन। ब्राइन तो आपने पता ही है, हाँ, नमक और चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या में पानी में हल्का सा नमक मिला दिया है, वो उसे ब्राइन कह रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम उसे डिप करेंगे, और उसी में स्टेनिंग के लिए हम बैक्टीरिया और फंगस लगा देंगे, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे, वो जो आपका जो दूध से निकला वो पार्ट था ना, सॉलिड पार्ट, उस पार्ट को कन्वर्ट करता है अलग अलग चीजों में। जैसे अगर हमें स्विस चीज बनाना है, तो वो जो सॉलिड पार्ट था उसमें होल्स मिलेंगे आपको लार्ज, और उसका कलर भी पीला पीला होगा। टॉम एंड जेरी में आपको जो दिखता है वो स्विस चीज है। ठीक है, वो उसके लिए आपको कौन चीज लगाना पड़ेगी, एक बैक्टीरिया का यूज करना पड़ेगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई।
ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन अब उठेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे, इससे कोई क्वेश्चन घूम के नहीं आता है, अच्छा सर। सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा हम बता रहे हैं सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा घुमा के कोई क्वेश्चन दे ही नहीं सकता इस चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मेनाई वाला हो गया काम। यस सर। तो अब आगे आते हैं दूसरा तरीके का चीज, देखिए ये चीज आपको दिख रहा है, ये स्विस चीज, ये रॉकीफोर्ड चीज है। अगला चीज कौन सा है, रॉकीफोर्ड चीज। रॉकीफोर्ड चीज को देखते हैं पेनिसिलियम रॉकीफोर्डाई, यानी वो जो कपड़ा टंगा हुआ है उसको डिप करा है ब्राइन में और उसमें क्या डाल दिया है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्डाई, ये एक फंगस है। अच्छा, पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड बनाएगा है, रॉकीफोर्ड। आपको पीछे बताया प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मेनाई, वो बैक्टीरिया था, वो स्विस चीज के लिए था, यानी स्विस चीज बैक्टीरिया से बनेगा और रॉकीफोर्ड चीज फंगस से बनेगा। क्लियर है मेरी बात? चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है ब्रेड की बारी। बेकर्स ईस्ट। ब्रेड में ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट की बात करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसको पकड़िएगा। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है ये बेसिकली इसे ब्रूअर्स ईस्ट की या बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ब्रूअर मतलब कि शराब वाले जो बनती है दारू वगैरह, वो भी इसी से बनेगी, और बेकर्स बेकरी में भी इसका बड़ा यूज है। अभी हमने आपको आटे का एक एग्जांपल दिया था कि आटे में ईस्ट पड़ा हुआ है, वही क्या कर रहा है, फ्लफीनेस ला रहा है। क्या होता है, आपने आटे को गूंद के रख दिया, जब आप आटा गूंद रहे थे तो आप हवा में आटा को गूंदते हो, कहीं लैब के अंदर स्टरलाइज कंडीशन में तो गूंदते नहीं हो, उसी हवा में स्पोर्स होते हैं। इस हवा में बहुत सारे स्पोर्स हैं जो हमारी नाक में जा रहे हैं, ठीक है, लगातार जा रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी से बच रहे हैं, तो ये स्पोर्स उस आटे में भी आ गए हैं। अब उस आटे को हमने छोड़ दिया और इसमें स्पोर्स जो आ गए वो किस कहते हैं, फंगस कहते हैं। फंगस कोई भी हो, अगर उसके स्पोर हैं, उसे जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, एक तो चाहिए है हल्का गरम और मॉइस्ट होना और मॉइस्चर चाहिए उसके रिप्रोडक्शन। और आपने उसमें आटे को गूंद ही दिया है, उसमें पानी तो आपने हल्का हल्का डाल ही दिया है, और हल्का जब उसे हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसमें एनर्जी जो निकल रही है, हीट ऑफ वेटिंग कहलाती है, या आप पढ़ेंगे इसे कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग। तो अब वो गर्म होने पे हीट बन गई, नहीं हमने बायोलॉजी में ही पढ़ाना है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि उस गर्मी और उस पानी का यूज करके ये स्पोर आप जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, बढ़ेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक, और ये डेवलप करेंगे। और जब ये डेवलप करेंगे तो क्योंकि अब एक ऊपर पानी की लेयर बनी हुई, अंदर छुपे हुए, तो अंदर से ये जब डेवलप करेंगे तो रेस्पिरेशन शुरू होगा। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब ऊपर प्रेशर मारेगी, लेकिन ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई, ये उस पर दबाव डालेगी और इसकी वजह से ये फूल जाएगा। तो फ्लफीनेस क्यों आ रही है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसकी वजह से ये फ्लफीनेस आ रही है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसका जो है वो आपको पता ही है कि आटे को गूंदना और ये सब काम करके लेवलिंग के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद एंजाइम निकलेंगे उसके अंदर से, और एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज नाम के एंजाइम निकलेंगे, ठीक, और वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर हो रही बात? यस सर। फर्मेंटेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल ये सब बनेगा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा हल्का खट्टापन सा आ जाता है खमीर वगैरह जी उस रोटी में। तो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल इवेपोरेट, बेकिंग के टाइम पे इवेपोरेट होते हैं और यही फ्लफीनेस बना देंगे, पोरस कर देंगे इसे, ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। आप जो खा रहे हो केक, पेस्ट्री, उसमें जो फ्लफीनेस आ रही है इसी। अब आते हैं डोसा, उपमा और इडली। सर तड़ी भी है, बेकिंग सोडा में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, उस बेकिंग सोडा भी जब पानी के साथ में रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसी की वजह से ऐसा हो जाता है। और उसमें बेकिंग सोडा, इसीलिए उसे बेकिंग सोडा कर रहा है क्योंकि वो एसिडिक H+ निकाल रहा है, उसी में थोड़ा सा हम जो है वो निकाल बेस कुछ न्यूट्रल करने के लिए उसमें OH टाइप की चीजें मिला देते हैं जो OH रिलीज करते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। खैर, उपमा, डोसा और इडली, ये जो इडली है ये किससे बन रहा है, पहले तो बात तो ये राइस पता नहीं और ब्लैक ग्राम्स यानी उड़द की दाल जो है उसी को आप कर रहे हो। 12 घंटों तक रखने के कौन सा है, पहले तो आप देख लो, इधर बातें बाद में कर लेना। ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, ये बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, ये इसको क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगी।
ठीक ये भी है, खाना इसका अच्छा होता है। फर्मेंटेशन होगा और उसके बाद जो है वो डो बन जाएगा। अच्छा, जैसे सर- वहां आपने बेकर्स यीस्ट की बात करी थी, सैकेरोमाइसीस की, यहाँ बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये उड़द के लिए, फर्मेंट yes, फूड हमारे गट के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल बढ़िया होता है वो। ठीक है, जलेबी, जलेबी भी फिर उसी से बन जाएगी, उन्हीं चीजों से जलेबी बन जाएगी। अब आती है कुछ अदर फूड, जैसे थेम्फ इंडोनेशिया में यूज किया जाता है, टोफू जापानीज है, चलो बताओ। सूफू चाइनीज है, ठीक है, सोया सॉस, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, टेंडर बैम्बू ठीक है, सॉस। ये भी बनाई जाती हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग, ये सोयाबीन से बनाए जाते हैं, अच्छा सर, ठीक है। थेम्फ हो गया, टूफू हो गया, सूफू हो गया, ये किससे है? सोयाबीन से। सोयाबीन से बनाया जा रहा है, अच्छा सोयाबीन से ठीक है। सोयाबीन और व्हीट से सोया सॉस बनाया जा रहा है। सोयाबीन और- टेंडर बैम्बू शूट आपने देखा होगा, अचार के लिए बड़ा यूज किया जाता हाँ, नहीं है, पता। ठीक है। जी अरे इसका अचार होता है, बैम्बू का अचार होता है। बैम्बू का चाय? अरे लो अब हम क्या बताएं, छोड़ो। इसके बाद आते हैं एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। आपने इसका नाम बहुत सुना है, जी एससीपी सिंगल सेल। जी, इसको जो है वो स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह ले जाएंगे वॉलवॉक्स। और अरे हाँ, क्या बोल रहे हैं? Sorry, स्पेस ट्रैवलर, ये एक एल्गी ही है, स्पेस ट्रैवलर स्पिरुलाइना, ठीक है, ईस्ट। हाँ। इस ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं जिलेडियम स्पिरुलाइना। और ग्लिसरीरिया रेड एल्गी है, ठीक है, जिलेडियम और ग्लिसरीरिया रेड एल्गी है, लेकिन उसका यूज यहाँ नहीं बात करेंगे। आप बात आती है एससीपी है क्या, सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कहीं, जैसे हमने आपको बताया भी था कि अंकल चिप्स की एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां चिप्स बन रहे हैं। अब चिप्स बन रहा है, अब आलू लगातार वहां जा रहा है, कई कुंटल आलू पहुंच गया फैक्ट्री के अंदर, उसे धुलना है, जो धुलेगा तो फिर पानी जाएगा, जाया हो रहा है वो पानी, बेकार हो जाएगा। उसके साथ में आलू को छील भी रहे हैं वो, तो उसके छिलके कहाँ जाएंगे, वो उसी पानी में पड़े हुए हैं। अब उस पानी में वो छिलके अपना पड़े हुए हैं, उसी में डाल दिया हमने एक स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना क्या करेगा, वहां ग्रो करेगा, उसी पानी से न्यूट्रिएंट्स लेगा और प्रोटीन्स वगैरह उठा लेगा सारे। ज्यादा प्रोटीन होता है, फैट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। तो ढेर सारा प्रोटीन एक साथ आ गया उस एक सेल के अंदर, इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। तो ऐसी जगहों को हम वाटर का यूजेज कर लिया हमने, उस जो छिलके थे ना उनका भी यूजेज कर लिया, और वहां हमने ग्रो कर लिया ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म को फायदा उठा लिया। तो ये आपका एससीपी है, सिंगल सेल वो प्रोटीन। ऑर्गेनिज्म किधर यूज होते हैं फिर? लो अभी बताया ना, स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह अच्छा, हैं। वो इसके बताया। अलावा आप अपनी गाय और भैंसों जो हैं इनको भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह इसका यूज कर सकते हो, अपने लिए भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो खाने में, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी। इसके बाद आती है टॉडी। टॉडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ, साउथ इंडिया की, ठीक, विच इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम ट्री के सैप से, उसको ये ऐसे करके पी फर्मेंटेशन जाती से, है। हाँ। पाम में रखा जाता है ऊपर धूप में। अब भाई निकल- देखो, निकल- अरे निकल- भैया निकल जाता है। आप लोग एक तो तुरंत जो है वो कुछ स्पीशीज है कोकोनट की, उससे भी बनाया जाता है, ठीक है, बढ़िया चीज़ होती है, पीछे। उसका उसका भी कंटेनिंग अबाउट 6% एल्कोहल होता है, ठीक। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गए, आपने घर में खाने वाले में ट्रेडिशनल ड्रिंक वगैरह बना ली, बढ़िया पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं और एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एंटीबायोटिक्स। फर्मेंटेशन कैसे होता है अल्कोहल का, आपने कहा मोलेसेस है। मोलेसेस बेसिकली जो होता है गन्ने से के रस से मोलेसेस बनता है। उस मोलेसेस में एंजाइम डाले जाते हैं और उसे पर्टिकुलरली फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए। फिर क्या बनता है सर? एल्कोहल, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइमेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम है, वो उसे कन्वर्ट करा देगा किसमें, अल्कोहल। एल्कोहल में, ठीक है। उनका वो वो ईस्ट है। कौन सा ईस्ट, अभी हमने आपको सर, बताया, बैक्टीरिया- सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सर बैक्टीरिया वगैरह का, फंगस वगैरह, ये वो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अल्कोहल होगा। अरे यार एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है वो, अपने अंदर से एंजाइम निकाल रहा है, अच्छा। ठीक है। वो एंजाइम उस पर्टिकुलर जो आपका शुगर है, शुगर को कन्वर्ट कर रहा है। ट्रिगर बार्ले वगैरह होती, वो- माल्टोज है, देखिए माल्टोज है, सुक्रोज है, ये सब क्या है, शुगर ही तो है, कार्ब्स हैं। कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट लैब में भी कर सकते हो, एंजाइम के थ्रू भी होता है। ये बायोलॉजिकली कर रहे हैं क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकली ये काम हो जाता है। ये इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है। आप लैब में करोगे थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी आपको पता ही है, ठीक।
तो आपने क्या लिया, माइक्रोब की एक्टिविटी का यूज किया, और द डेवलपमेंट फ्रॉम लेबोरेटरी स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्केलिंग अप, इसे स्केलिंग अप कह दिया। लेबोरेटरी स्केल पे आप छोटे पे कर लोगे और फिर बड़े पे करोगे तो बड़े चीजें। पायलट प्लांट आपने फर्मेंटर्स लगाए, पायलट प्लांट में आप क्या करोगे, बड़े बड़े वेसल्स लोगे जिन्हें हम फर्मेंटर कहते हैं, उसके अंदर वो भर दिया और बैक्टीरिया डाल दिया, ईस्ट सैकरोमाइसिस डाल दिया। अब वो क्या करेगा, कुछ दिन बाद उसे कन्वर्ट करके आपके सामने पेश कर देगा साहब। अब फिर आप उसको क्या करोगे, डिस्टिल कर देंगे। हाँ, अब आप उसे छान के, अब छानने के बाद आप इसको डिस्टिल करोगे या नहीं करोगे, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, समझ में आ रही बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे बनेगी। आपने क्या करा, आपने बड़ा सा वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर आपने भर दिया सारा वो मोलेसेस। ठीक, इस मोलेसेस के लिए आपने क्या करा, वही बायो रिएक्टर स्पार्जेस लगा दिए। हाँ, इसमें अंदर घुमाने के लिए लगा दिया कि भाई न्यूट्रिएंट पूरे में घूम जाए, बैक्टीरिया पूरे में रहे, ईस्ट। और ये ईस्ट कौन से, सैकरोमाइसिस सेरेविसियाई। ठीक, यस सर। अब इनको ग्रो करेंगे, पीएच मेंटेन, हाँ पीएच मेंटेन, हाँ पीएच बफर, फोम ब्रेकर, ये सब चीजें, टेम्परेचर, इन सब को मेंटेन करेंगे। O2 ये आपने पढ़े हैं बायो रिएक्टर, उसमें ये बहुत हाँ। अच्छे से बताया गया। बायोटेक में अब आपने जो ये सैकरोमाइसिस सेरेविसियाई था, इसने एंजाइम निकाला। इस एंजाइम से इसके अंदर की जो शुगर थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल। लेकिन ये अल्कोहल इस बैक्टीरिया या फंगस के साथ में है। ठीक है, ईस्ट है सैकरोमाइसिस, ये इसी के साथ में है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और मोलेसेस के भी प्रोडक्ट हैं। आपको तो अल्कोहल चाहिए था, अब आपने छान वान लिया, सफाई कर ली, लेकिन छानने से ही काम नहीं चलेगा, आपको तो अल्कोहल चाहिए। तो अब यहां पे आ जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इस ईस्ट की खास बात यह है कि 13% अल्कोहल इस वेसल के अंदर जैसा ही होगा, टोटल अल्कोहल की कंटेंट 13% होगा, खुद मर तो जाएंगे। ये ईस्ट खुद ही मर जाएगा। जब ये खुद मर जाएगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो अब ये 13% से ऊपर तो जाएगा नहीं। हाँ सर। और हमें बनाना है क्या, रम। 50%, 20%। हमें बनाना है रम जिसमें 45 to 50% तक अल्कोहल भरी पड़ी है। अच्छा सर। ये बनेगा नहीं बिना उसके। तो अब 13% से ये तो बनना पाएगी। हाँ, आप बियर बना सकते हो, आप इसमें से निकालोगे। ठीक है, आपने 3% वाले अल्कोहल निकाल के उसको फ्रूट जूस के साथ में मिला दिया और बढ़िया बियर आपने पेश बियर कर में फ्रूट जूस होता है? उसमें फ्रूट जूस के साथ में मिला के आपको, ठीक है, कह रहा है कि बियर क्या है, कुछ नहीं, इनमें थोड़ी कुछ होता है, 3% है, इससे ज्यादा तो तुम कप सिरप में पी लेते हो, ऐसे कह के आपको पिलाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। नहीं यार, हमें तो अब ये रम बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे। देखिए अल्कोहल जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इवेपोरेशन होता है। पानी जो है वो 100 डिग्री पे होता है, तो अगर आपको पानी से इसको अलग करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपने इसे गर्म करना शुरू किया, और यहाँ की जो भाप थी, इस भाप को उठा के यहाँ अगले चेंबर में, हाँ, इसके ड्रॉप 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 इकट्ठा करना शुरू करी। यहाँ आपको प्योर अल्कोहल मिल रहा है। एक वो डबल मोल्ड, ट्रिपल मोल्ड वाला क्या कॉन्सेप्ट रहता है भाई हमें नहीं पता डबल मोल्ड ट्रिपल मोल्ड क्या है। डबल मोल्ड और ट्रिपल मोल्ड अब आप लोग गूगल करें, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। ठीक, हाँ, मुझे लग रहा है। अब देखिए, तो कंटेनर में फर्मेंटेशन हुआ, और फर्मेंटेशन उन्हें कहते हैं बायोरिएक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखिए, 3 तरीके की चीजें हो गई इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडेड अ बायोरिएक्टर 3 तरीके से। ठीक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने आपको बताया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए सैकरोमाइसिस सेरेविसियाई, इसके अलावा ये आपके कुछ और भी है नाम, आपको मेन यही याद करना है, सैकरोमाइसिस सेरेविसियाई, जो इसे ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ईस्ट डज नॉट possess sufficient amylase, ठीक है, therefore 1% of malt rhizopus is used। ठीक, इसका भी यूज कर लिया जाता है, 30 मिनट तक यूज करा जाता है। बाकी सारी चीजें आपके सामने यहाँ हैं, पढ़ना चाहिए पढ़िएगा, वरना जितना हमने बता दिया उतना काम चलाइए। ठीक है, फर्मेंटेशन में बैच प्रोसेस और ये सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस, फेड बैच प्रोसेस छोड़ दीजिए, सीधे आते हैं, ये कुछ इस तरीके के आपको दिखते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, अच्छा सर। अब बोथ बियर एंड वाइन आर फिल्टर्ड। ठीक है, पैस्चर्ड एंड बॉटल
पैस्चराइजेशन तो प्रोसेस पता ही होगा। पैस्चराइजेशन क्या होता है? Sorry, लुई बता पैस्चर दीजिए। थे, एक साइंटिस्ट थे लुई पैस्चर। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो हमारा दूध है इसको आप गर्म करते हो तो इसके अंदर के बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। तो अगर दूध को आपको बचा के रखना है जल्दी, गर्म करके हाँ, तो ठंडा उसे करो। गर्म करें तेजी से और फिर ठंडा कर दें। 30 मिनट तक जो है उसे गर्म करेंगे 60 डिग्री पे, फिर उसे ठंडा कर देंगे आराम से। फिर तो लेकिन अगर 70 तक देखते हैं तो 10 मिनट करेंगे और फिर उसे ठंडा करेंगे तेजी से। 100 डिग्री पे 100 डिग्री पे दूध को मत उबाल देना, ठीक है? 670 तक ही ले जाना, उसके बाद उसमें अपने आप ही वो बाहर निकलने लगेगा वेसल से, ज़्यादा अगर गर्म करोगे तो। ठीक, गर्म करने को तुम अगर ढक्कन बंद करके और कुकर में करना चाह रहे हो तो और कर दो, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इतने में बैक्टीरिया मर जाएंगे और जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ये करके देखो। ठीक है, फिर तुम ऑक्सीडाइज समझ में आ गई बात? इस प्रोसेस कहते हैं पैस्चराइजेशन। तो यहाँ पे आपने जो अभी बनाया था वेसल के अंदर, वहां गंदगी तो थी, उस गंदगी से बैक्टीरिया वगैरह को दूर करने का प्रोसेस पहले पैस्चराइज करा, फिर बॉटल में रख दिया बिना डिस्टिलेशन के ना, आपको छान मान के बढ़िया बियर दे दी गई। बियर हैज अल्कोहलिक कंटेंट ऑफ 3 to 6%। ये 36 नहीं है, 3 to 6 है, डैश लगा हुआ है। वाइल वाइन्स एंड अल्कोहल कंटेंट 9 to 12%। तो इतना तो काम बिना डिस्टिलेशन के भी हो जाए। 13% तक तो वहां खेल कर ही रहे थे हम लोग, समझ में आई बात? लेकिन अब अगर मैं हायर कंटेंट चाहिए हार्ड लिकर्स लाइक तो अब आपको यहाँ, तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आपकी चीजें दी हुई हैं, आइए देख लीजिए। देखो, ठीक है, मिल गया आपको? हाँ सर। लीजिए मजा। बियर जो है वो बार्ले और ग्राम से बनेगी, हाँ, 3 से 6%। हाँ। शेरी जो है वो ग्रेप जूस से बनेगी, 16 से 22%। शैंपेन जो है वो ग्रेप जूस से बनती है, 12 से 16%। वाइन जो होती है फर्मेंटेड जूस से फ्रूट्स का, ठीक है, इतने परसेंट अल्कोहल हो जाएगा। रम जो है वो मोलाजेस से बनेगी, 40 से 55%। जिन जो है ये बार्ले से बनेगी, सेम। विस्की जो है वो बार्ले से बनेगी, सेम। यानी कि आप देखिए, रम, जिन, विस्की तीनों बढ़िया हैं, पीना चाहिए तो पी सकते हैं। फ्रूट, पीचेस, एप्पल, चेरी से, ये देखिए खतरनाक ब्रांडी, इसीलिए जुकाम वगैरह में ब्रांडी पिला देते हैं बच्चों को। वोडका ये सीरियल से बनती है, 40 से 50। और शेक जापान में बनती है, राइस से बनेगी, ठीक है। साके सॉरी, हाँ वही जो भी है। एनिमे रबर। अब ये आपका हो गया। अब बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड और ईस्ट। A number of other chemicals can be formed with the change nutrient medium। अगर हम चेंज कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम को, pH और एरिएशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो सब अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। हमें अलग अलग प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अब आना है एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो अब आपको पता चला, देखिए सुन लीजिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहाँ पे कि कौन फिल्ट्रेशन और कौन बिना फिल्ट्रेशन के। अच्छा, आप बियर और वाइन को छोड़ के बाकी सब फिल्टर। अच्छा जैसे इसमें ठीक बियर है? और वाइन को छोड़ के, हाँ, बियर और वाइन को छोड़ के आप बाकी सारे जो है वो सब 12% से ज्यादा है। हाँ, ठीक है। 12% से ज्यादा है, तो सबका क्या करा जाएगा? फर्मेंटेशन में डिस्टिलेशन। सर जिन और विस्की का कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? नहीं, वो एक ही जैसे है ना, डू उसकी same। तरह। ब्रू का मतलब ऊपर वाले ही, अच्छा, ठीक है। हायर कंटेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा? डिस्टिलेशन। तो कुछ होते हैं डिस्टिलेशन से, कुछ होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन से। तो जिस डिस्टिलेशन से होंगे वो हार्ड लिक्विड्स हैं, ठीक है, बढ़िया है। ज्यादा नशा चाहिए। एक चीज आती है और रेक्टिफाइड स्पिरिट बेटा, वो छोटो ठीक है। पे जो हाँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या? हाँ जब हम लोग छोटे होते देखिए क्या होता है कि अब हमारा जो अल्कोहल बन गया है, 100% अल्कोहल हमने उधर बनाया था अभी टपका टपका के। अब अल्कोहल देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। कफ सिरप में अल्कोहल यूज हो रहा है, आपका हाँ होम्योपैथिक की दवाओं में आपका ये अल्कोहल ही है, ठीक। 70% 80% तक होम्योपैथिक में मिला दे रहे हैं। तो अब इतना अल्कोहल अलग अलग जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, जो बना रही है कंपनी उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल। अब वो कंटेनर में भर के उन्होंने भेज दिया, वो गड्डी जान दी है छलांगा मार के, वो ले जा रहे हैं। अब उन्हें भूख लगी, कहने लगे साहब भूख लगी है तो बैठेंगे होटल पे, होटल बैठेंगे तो लाओ थोड़ा टिका लेते हैं, उसी में से निकाला, पानी पी लिया, अपना हो गया काम। और कहीं खाने का पैसा कौन दे? खाने का पैसा तो खाने का पैसा कौन देगा? ये ट्रक है तो उसमें से निकालो भाई साहब, तुम लोग भी लो, खाना फ्री कर दो हमारा, समझ में आई? लेके चले थे 100 लीटर, वहां पहुंची 95 लीटर, 5 लीटर का खाना ही हो गया वो। समझ में आ गई बात या नहीं? तो अब उसका मिस यूज ना हो, तो उसमें और गाँव में से निकलेगा, अरे आज आ जाओ पार्टी है, आज
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उधर वो गाड़ी चला रहा है, इधर पार्टी चल रही है, 1000 समझ रुपए में? लीटर, 1000 रुपए लीटर। तो क्या है, अब उसका मिसयूज ना करें तो क्या करते हैं, अल्कोहल में, ये जो हम अल्कोहल पी रहे हैं इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल भी मिला ब्लू देते कलर हैं। आता है। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है, अगर मिथाइल वाला पी लिया तो भाई आपको नुकसान है, पॉइजनस है आपके लिए वो, समझिए। तो अब उन्हें बता के भेजा जाता है कि देखो अगर तुम इसमें पियोगे तो मिथाइल अल्कोहल भी है, अपना तुम जान की गारंटी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है, जी मामा। ठीक। और एब्सोल्यूट अल्कोहल तो 100% है ही, हम्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थी जानकारी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एंटीबायोटिक्स का नाम आते ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिमाग में आना चाहिए साहब, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक्स, ये भाई साहब बहुत बढ़िया इंसान थे, बैठे हुए अपना रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। किसके ऊपर? वीजमान साहब थे, इन्होंने 1940 टर्म दिया है एंटीबायोटिक। और करा किसने? फ्लेमिंग ने। हाँ, इन्होंने क्या करा, फ्लेमिंग साहब रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये ग्रो करा रहे थे स्टेफाइलोकोकस। देखिए क्वेश्चन पकड़िएगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ये नहीं पूछेंगे पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की, ये नहीं पूछेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, एंटीबायोटिक्स कहां थी, इसका कोई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो नाम है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस के ऊपर एक रिसर्च चल रही थी, अपना एक प्लेट के ऊपर रखे हुए थे, कह रहे साहब इस प्लेट में हम ग्रो कराएंगे, कल्चर कराएंगे, किसको, स्टेफाइलोकोकस को। उसके ऊपर फंगस। अब इसमें देखा उन्होंने जाके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया डाल दिया, हो नहीं भाई कॉलोनी बनाएगा, कुछ देर बाद उसमें ढेर सारे हो जाना चाहिए, हो नहीं रहा। फिर जब उन्होंने देखा तो वो मरा पड़ा हुआ है, तो उसमें फंगस। फिर उन्होंने दोबारा उसे साफ किया, फिर से रखा, जब भी मर वो गया। फिर मर गया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब है इस प्लेट के अंदर कुछ है, जब ध्यान से देखा तो उसमें गंदगी लगी हुई थी, और वो थी फंगस। पेनिसिलिन नोटेड। अब उन्होंने उस फंगस को हटा दिया, फिर करा, ठीक है, ग्रो हो गया। वो जो हटाया था उसका एक्सट्रैक्ट निचोड़ के उसको भी डाल दिया उसके ऊपर, मर गया। फिर मर गया। वो फिर मर गया। तो इसका मतलब है उस फंगस के अंदर कोई ऐसी लिक्विड में चीज थी जो उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही थी साहब। तो वो जो लिक्विड की चीज थी उसका नाम क्या रखा, पेनिसिलिन। और इसको बाहर एक्सट्रैक्ट किया है, बाहर की तरफ निकाल के बिल्कुल सही से, के साहब यही थी वो चीज। वो दूसरे थे साइंटिस्ट, ठीक है, वो दूसरे साइंटिस्ट थे, वो चेन और फ्लोरी थे। The antibiotic, however, commercially extracted by efforts of Chain and Fleury. इन्होंने तो बता दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पूरा काम कर दिया, डिस्कवरी कर दी 1928 में। क्लियर है मेरी बात? 1928 में पेनिसिलिन उसका नाम रख दिया, क्योंकि वो जो फंगस थी, वो फंगस जो ट्रे में लगी हुई थी, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस के नाम से ही इसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। तो पहली एंटीबायोटिक जो दुनिया में डिस्कवर हुई वो थी पेनिसिलिन, ठीक। और किस प्लांट, किस फंगस से निकली है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो फंगस लगी हुई थी, स्टडी किसकी कर रहे थे, एक बैक्टीरिया को उसमें ग्रो करा रहे थे। वो बैक्टीरिया कौन सा था, वो था स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ, इसको बाहर किसने एक्सट्रैक्ट किसने किया, चेन और फ्लोरीन। The chemical was extensively used in training. स्टेफाइलो स्ट्रेप्टो में क्या डिफरेंस रहता है? अरे स्टेफाइलो स्ट्रेप्टो बाद में बात करेंगे, बैक्टीरिया को जब पढ़ेंगे तब उसमें, फिलहाल अभी है। तो अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस केमिकल का बड़ा यूज किया गया, एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज हुआ। तो फिर इससे खुश होके फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी साहब को क्या मिल गया, नोबेल प्राइज 1945 में। 28 में डिस्कवरी हुई और 45 में जाके इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। वीजमान आइसोलेटेड एक्टिनोमायोसिन इन 1941, स्ट्रेप्टोथ्राइसिन इन 19, तो वीजमान डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी पकड़िए, जिसने डिस्कवरी की स्ट्रेप्टोमाइसिन की वो कौन थे, वीजमान, ठीक है। और ब्रूक होल्डर, इन्होंने क्या करा है, क्लोरोमाइसिटिन की डिस्कवरी करी। इन पॉइंट्स को पकड़ लीजिएगा। अब तक लगभग 7000 के करीब एंटीबायोटिक्स मिल चुकी हैं, ठीक है, और अलग अलग चीजें हैं। एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ,
एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया, Against. यानी ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स जो लाइफ के अगेंस्ट में, यहाँ लाइफ का रिलेशन जो है वो बैक्टीरिया से लिया गया है या किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन को छोड़ के लिया गया है, ठीक है, कि बैक्टीरिया हम इंसान के ही अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो फिर एंटीबायोटिक खा रहे तो और अगर ज्यादा एंटीबायोटिक हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग रेजिस्ट भी हो रहे हैं, ठीक, हम लोग रेजिस्ट हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को असर नहीं कर रही है, इसलिए हर दिन एक नई पोटेंसी की हमें एंटीबायोटिक देना पड़ रही है। तो इसलिए दवाओं का जितना कम यूज करें एंटीबायोटिक का, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये दूसरी चीज है, आपके अंदर जो गट में बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, ये उनको भी मार देगी आपके एंटीबायोटिक्स, तो ये भी याद रखिएगा। तो कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो ढेर सारी चीजों, ढेर सारे एंटी पैथोजेंस को किल करेंगे। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक वो होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे, ठीक है। टाइप्स, देयर आर 5 बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स के बेसिक क्लास हैं ये। बीटा कैल्स लैक्टेंस lactans, amino अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एक्शन के ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, बाकी मेरी ठीक। vocab खराब है। हाँ, एक्शन की बात करी जाए, एंटीबायोटिक्स फंक्शन इधर एज बैक्टीरियासाइड यानी किल बैक्टीरिया या इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए अलग अलग तरीके से ये एक्ट करती है एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर कैप्सूल बन रहा था, हाँ कैप्सूल ले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम आपको इसमें बताना चाहेंगे एक पॉइंट कि एक बैक्टीरिया है, कुछ होते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जैसे आपको हमने बताया था आर टाइप और एस टाइप, बताए थे मॉलिक्यूलर बेसिस में आर टाइप, आर स्ट्रेन और एफ स्ट्रेन होता है। तो सॉरी आर का मतलब होता है रफ, रफ मतलब इसके ऊपर कोई भी म्यूकस की लेयर नहीं होती। हाँ, और म्यूकस नहीं कैप्सूल। कैप्सूल, अरे ग्लाइको और अगर यहाँ पे कैप्सुलेटेड है तो ये पैथोजेनिक ज्यादा हो, ये ज्यादा पैथोजेनिक, ये नुकसान पहुंचाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके अगर स्टमक में भी गया है तो स्टमक में जो HCl है वो भी नहीं मार पाएगा, और ना मीडियम जो हाँ अल्कलाइन मीडियम मार पाएगा, तो कुछ नहीं उसे मार पाएगा, तो ये जिंदा रहेगा बैक्टीरिया और आपको नुकसान पहुंचा देगा। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो इनके अंदर जाएंगी और कैप्सूल की लेयर का फॉर्मेशन ही बंद कर देंगी। अब जब कैप्सूल नहीं बनेगा तो आसानी से हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम से मार सकता है। तो वो यही है, ये दो तरीके की, जो डायरेक्ट किल करेंगे बैक्टीरिया को और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये अलग अलग तरीके की, जैसे डिसरप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस, देखो अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग काम कर रही है। डिसरप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस, ये वॉल नहीं बनने देगी। वो कौन सी है? पेनिसिलिन, क्लोरोफिल और बैक्टीरियसिन। डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर सिस्टम, पॉलीमेक्सिन। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ 50S राइबोसोम फंक्शन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो 550S वाला होता है राइबोसोम, भाई 50S यूनिट और ये इस तरीके से यूनिट्स होती ना, तो ये उसको भी फंक्शन को इनहिबिट कर देगा बॉडी में। इनहिबिशन ऑफ 30S स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एमिनो एसिड का टीआरएनए की बाइंडिंग, इसको रोक देगा। टेट्रासाइक्लिन, देखिए किस तरीके से एंटीबायोटिक आपको असर कर रही है। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन दी जाती है, समझ में आई बात? नहीं, एंटीबायोटिक का भी आपके ऊपर किस तरीके से असर होता है ये समझ लीजिए। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स। कुछ अच्छे एंटीबायोटिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक अच्छी कंट्रासेप्टिव के क्या असर होते हैं कि यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, कुछ भी उसके जो विड्रॉल इफेक्ट है, हाँ साइड इफेक्ट ना हो, विड्रॉल सिम्टम ना शो करे, बिल्कुल ऐसे। हार्मलेस टू होस्ट, नो साइड इफेक्ट, हार्मलेस टू नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, एलिमेंट्री कैनाल की, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एज वेल एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेंस और क्विक एक्शन होना चाहिए। लिमिटेशंस की बात कर ली जाए, क्या इसकी लिमिटेशन होंगी? एंटीबायोटिक्स जो है वो इफेक्टिव होती हैं अगर हर किसी के ऊपर, तो हमारे अंदर भी तो खा सकती हैं, तो ये भी तो हमारी दिक्कत है कि हमारे अंदर के बैक्टीरिया को भी खत्म कर जाएंगे। एक मिनट से ऊपर कर दीजिए, वो हम आपको भेज देंगे, पूरा भेज देंगे, आप चिंता न करिए, इसको भेज दिए। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, अभी हमने आपको बताया कि जब ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी? रेजिस्ट कर जाएगी। ठीक, एक आता है इसी में एक बैक्टीरिया लिया गया है सुपर बग। सुपर बग क्या होता है? बैक्टीरिया है बिकम मल्टी रेजिस्टेंट, सुपर बग, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक फॉर्म।
ठीक है, ये अलग अलग तरीके से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ कोपियस म्यूसिलेज, ये उसके अंदर बन जाए, और ये सारी चीजें अगर होंगी। एल फॉर्म पैथोजन, सुपर बग पे क्वेश्चन भी आ गया था। हाँ बिल्कुल आएगा। आप The bacteria देखिए तो multiple resistance they can of pass the- from one bacterium to another. due to the transport. The resistance is generally produced due to extra chromosomal अच्छा, gene फिर bacteria present भी in resistant हो सकते plasmid. हैं? प्लाज्मिड में हमने आपको बताया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ही होता है, Circular DNA extra और उसकी वजह से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या ट्रांसडक्शन हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रांसफॉर्मेशन सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया हैव बिकम मल्टी रेजिस्टेंस और सुपर बग। समझ में आई बात या नहीं? NDM जैसे इसका एक एग्जांपल है एनडीएम फर्स्ट। अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो सकते हैं, इतने तरीके के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। Yes sir. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक हमने आपको बता ही चुके हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे क्या हो रहा है, छोड़ो आते हैं। देखिए अलग अलग एंटीबायोटिक है जो अलग अलग चीजों से मिल रही हैं, आप इसको पढ़ना चाहिए तो एक बार सरसरी तौर से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम Yes sir. और उनके काम। Yes. जैसे पेनिसिलिन किससे मिल रहा है? पेनिसिलियम नोटेटम से मिल रहा है, Yes sir. ठीक है। एनडीएम स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, जो मेन है मैं उसके नाम बता दे रहा हूं, Yes, sir. ठीक है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लोरोमाइसिटिन, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस लिवेंडुले से मिल रहा है। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस, ठीक है। इसके बाद छोड़ो एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस, ठीक है, ये इससे मिलेगा। कहाँ कहाँ यूज करे जा रहे हैं उसकी कोई इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है नीट लेवल पे। एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ करते हैं आपको पता है, ठीक है। जुडिशियस यूज छोड़ दो। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स और कुछ और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन होते हैं? केमिकल के बारे में पता है, एंजाइम्स हम बना सकते हैं बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब से, लेकिन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम और कैन इंटरेक्ट विद देयर कंपोनेंट्स। अ नंबर ऑफ देम ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन होते हैं, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम, जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर फंक्शनल हो, यानी एक सेल के अंदर फंक्शनल हो और इंटरेक्ट कर सके विद अदर कंपोनेंट्स या किसी दूसरे कंपोनेंट्स, उनके सेल के कंपोनेंट्स से, विद देयर कंपोनेंट्स, अगर ये क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें हम कह देंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहली बात आती है इसमें केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जैसे पहला एसिटिक एसिड किससे बनता है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एसिटिक एसिड बनता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से। एसिटिक है CH3COOH है। अच्छा हाँ भाई। एसिटिक एसिड किससे बनता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ये एक बैक्टीरिया है जिससे बन रहा है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जाइमेज एंजाइम बना एसिटोबैक्टर ने एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, छोड़ दो। इसके बाद सिट्रिक एसिड, सीधा सीधा आपको रट्टा मारना है, ये पॉइंट जो बताते जा रहे हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस, ये एक फंगस है, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एंड म्यूकर स्पीशीज, ठीक है, कैंडिडा, वो छोड़। इसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। तो आपका कौन कौन सा होगा? पहला ऊपर वाला कौन सा था? ऊपर वाला कौन सा था? बताओ। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा था? सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर। पॉइंट पकड़ते रहना, एस्परजिलस नाइजर। डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे, आप देखेंगे जाके जब पीवाईक्यू तो डायरेक्ट क्वेश्चन रखे होंगे। ऐसा म्यूकर भी है? नहीं म्यूकर नहीं। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, आपको पता ही है लैक्टिक एसिड, अभी हम लोग शुरुआत में बात कर चुके हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा, वो लिखा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दोनों नाम याद करिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टो, दोनों बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, उससे ग्लूकोनिक एसिड ही बन सकता है। ब्यूटाइलिक, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है,
ब्यूटाइलिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम Alcohol, ब्यूटाइलिकम, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, ये क्या था? फंगस था। ठीक, सब बुक में एसिटोब्यूटाइलिकम नहीं लिखा है खाली। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है। नहीं, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नहीं लिखा है। क्या है? अरे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है तो आप क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ही पढ़िए। अरे ठीक है, अगर एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो मत पढ़िए। अल्कोहल्स की बात बताई जाए तो अल्कोहल, राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, ये सब अल्कोहल बनाएंगे। Saccharomyces। अब आ जाते हैं एंजाइम के ऊपर। विलियम फुहन फर्स्ट आफ्टर द फैक्ट ईस्ट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द स्टडीज। आपको बताया था अभी जाइमेज नाम का एंजाइम सबसे पहले बना। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करी। ऑर्गेनिक एसिड्स में फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ सर। आपने कहा एसिटिक एसिड किससे बन रहा है? एसिटोबैक्टर एसिडाई से। दूसरा आपने कहा सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से बन रहा है। तीसरा आपने कहा लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से बन रहा और है। स्टेप्टिक। चौथा आपने कहा एक और भी तो था, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से ही ये भी बन रहा है। Aspergillus। ब्यूटाइलिक एसिड आपने कहा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लैक्टिक से। एसिड एक और से भी तो बन रहा है, जो ऊपर करिए लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस था और एक था और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इससे भी बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है एंजाइम्स की। देखिए एंजाइम्स का यूज हम लोगों में कहाँ है? हम लोगों तो बायो के अंदर हो रहा है, लेकिन कुछ और जगहों पे भी एंजाइम का यूज करते हैं, जैसे लॉन्ड्रीज वगैरह में करते हैं, धुलाई वगैरह में। प्रोटीएस। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स हैं जिनका अलग अलग यूज होएगा। पहला एंजाइम है यहाँ पे प्रोटीएस। ठीक है, प्रोटीएस एंजाइम ये प्रोटीन को तोड़ देगा। दे आर द एंजाइम्स दैट डिग्रेड प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर्टेरेला। ठीक है, एस्परजिलस और बैसिलस स्पीशीज से मिलेंगे। ठीक है, क्लीनिंग में इसका यूज होगा, क्लीनिंग ऑफ हाइड्स और ये सारी चीजें इसका यूज होता है प्रोटीएज एंजाइम का। ठीक है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ग्लूज। ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। Capable of प्रोटीएस में एमाइलेज जो होता है ये भी एंजाइम है। सर जो 12th में एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें वो डिटर्जेंट डाल जब उसमें प्रोटीन वगैरह सब अलग हो जाते थे। बिल्कुल, तो एमाइलेज जो है ये ऑप्टेन होता है एस्परजिलस, राइजोपस या बैसिलस स्पीशीज से। एंजाइम्स आर एम्प्लॉयड फॉर सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्लीनिंग ऑफ टर्बिडरी इन जूसेस। ठीक है, जूस क्लीनिंग के लिए भी हम एमाइलेज एंजाइम का यूज कर सकते हैं। ग्लूकोएमाइलेज एंड ग्लूकोआइसोमरेज आर एम्प्लॉयड इन कन्वर्जन ऑफ कॉर्न स्टार्च इनटू फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद रेनेट आता है। रेनेट एंजाइम हमने आपको बताया काफ वगैरह से निकालेंगे। ठीक है, लैक्टेज ये क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को तोड़ देगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लांट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। पॉइंट पकड़िए, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। ये क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, टीपीए। इट इज एन एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ सम हीमोलिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा है? हीमोलिटिक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड जनरली टू फंक्शन एज क्लॉट बस्टर। पॉइंट पकड़ लीजिए, क्लॉट बस्टर के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज का कर रहे हैं। ये एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ये किससे बन रहा है? ये स्ट्रेप्टोकोकस से बन रहा है और मॉडिफाई किया जा रहा है जेनेटिकली टू फंक्शन एज क्लॉट बस्टर। ठीक है, इसका क्या काम है? फाइब्रोलिटिक इफेक्ट है। हीमोलिटिक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसलिए ये क्या करेगा? क्लॉट को बर्स्ट कर देगा। आपकी बॉडी के अंदर कहीं अगर क्लॉट बन गया है तो क्लॉट बस्टर के तरह से हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करेंगे और वो बैक्टीरिया जो बनाएगा उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसके बाद पैक्टिनेज की बात करते हैं। पैक्टिन वगैरह ये आपका फ्रूट जूस वगैरह में होगा। ठीक है, पैक्टिनेज ये फ्रूट जूस को क्लीन करेगा। बॉटल्ड जूस जो होता है वो क्लीन होता है, आप घर में निकालते हो तो क्लीन इतना नहीं होता है। तो फ्रूट जूस को क्लीन करने के लिए जो एंजाइम लगाया जाता है वो पैक्टिनेज है। कमर्शियली इसका जो है इससे निकाला जाएगा। इसके बाद आता है लाइपेज, ये लिपिड्स वगैरह को तोड़ेगा। लॉन्ड्रीज वगैरह में आपके जो तेल के दाग लग गए हैं उसमें हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, तेल के दागों को हटाने के लिए। इसके बाद आता है एक नाम साइक्लोस्पोरिन ए। ये अभी आपको कल ही पढ़ाया था, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इट इज एन मेम्ब्रेन साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड ऑब्टेन्ड थ्रू द फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। आपने बताया हमने आपको बताया था अब हम लोग जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए इम्यूनिटी की वजह से रिजेक्शन हो सकता है, टिश्यू भी मैच कर रहा है, तो आपका रिजेक्शन से बचने के लिए पहले आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बन रहा है, जो कि एक फंगस है। और एट अ टाइम ऑफ सेकंड डिलीवरी पे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। स्टैटिन्स, अब आते हैं और पॉजिटिव फर्स्ट नेम। स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होते हैं? स्टैटिन्स का यूज कर रहे हैं हम किस लिए? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और ये बनेगा किससे? एक ईस्ट से जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। स्टैटिन्स क्या है? किससे? ये लो कोलेस्ट्रॉल एजेंट है या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। आपकी बॉडी के अंदर असल में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो कैसे बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, ये जो है रिडक्टेज, ये एंजाइम इसकी वजह से बन रहा है। तो ये क्या करेगा? इसी को इनहिबिट कर देगा, इसके सिंथेसिस को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। कोलेस्ट्रॉल की जब सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं जब बॉडी में, तो ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ठीक है, स्टैटिन्स है मोनेस्कस परप्यूरियस, इससे निकलेगा। आजकल सब वो इंजेक्शन चल रहे हैं कि जैसे जहाँ पे भी आपके फैट है आप वहाँ पे इंजेक्शन लगा लीजिए, पूरा फैट गायब हो जाएगा। अरे तो भाई वो पता नहीं कौन सा लाइपेज एंजाइम डाल के लगा रहे हो, हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड के ऊपर देखेंगे, अलग से पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट जो है आपका, वही है सीवेज। आपका जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो बाहर से आ रहा है कचरा उस पानी में मिलके, जो दिल्ली में नहीं हो ठीक है, हाँ वो बात अलग तेरे को है, ठीक जाना है, पड़ेगा। क्योंकि मेरा काम वो नहीं है कि तेरे को जाना समझ में आ रही है ना बात। तो आप क्या कर रहे हो? आप सबसे पहले सारा का सारा कचरा लेके आ रहे हो। डायरेक्ट क्या होता है? पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए क्यों जा रहे हैं ये भी समझ लीजिए। कंपनीज ने क्या करा कि अपने अपने कंपनी का पानी जो निकल रहा था, जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो जो अंकल चिप्स की फैक्ट्री थी उसमें इतना ढेर सारा पानी जो था वो उन्होंने पहले स्टोर किया हुआ। पहले उसमें उन्होंने ये फंगस डाल दी, एल्गी डाल दिया, स्पाइरुलाइना, और उससे उन्होंने उसके सारे प्रोटीन वगैरह को निचोड़ लिया। अब जो पानी की गंदगी रह गई उसको दूसरे बैक्टीरियाज और एल्गी का यूज करते हुए क्या करा? उसे साफ कर लिया। साफ करने के बाद अब उसे वापस छोड़ देंगे बाहर, या रीयूज कर सकते हैं। तो उन प्लांट्स को जिनमें ये पानी, गंदा पानी थोड़ा साफ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, मरे ना, जहर ना घुला हो, उस पानी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी घरों से निकलने वाला जो कचरा है पानी के साथ में जो निकल रहा है, जैसे आपने कहा अपने सिंक में आपने बर्तन धोए, जब बर्तन धोए तो उसके साथ में आपके डिटर्जेंट गया, डिटर्जेंट के साथ में आपके कुछ ऑर्गेनिक चीजें भी चली गई। जैसे आपने कहा उसमें प्लेट में थोड़ा चावल लगे रह गए थे, दाल लगी रह गई थी, ठीक है, ये सब चीजें भी तो थी। आपने जब दाल धो रहे थे या चावल धो रहे थे बनाने के लिए, कुछ चावल गिर गए, तो ये ऑर्गेनिक चीजें भी तो उसके साथ में जा रही हैं। ये ऑर्गेनिक चीजें, इन सभी वो सभी चीजें हैं। अब आपने मस्त जा रहे थे और सफाई तो आप लोग करना नहीं है आपको, तो आपने क्या करा कि नाली देखी और च्युइंगम का रैपर उठा के नाली में डाल दिया, ठीक। तो यहाँ पॉलिथिन्स भी जा रही हैं और उसके साथ में पानी में ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं, जैसे कि अभी डिटर्जेंट की बात हुई, तो ये सारी चीजें भी इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ आयरन मेश लगाते हैं, जाली लगा दी गई। फिल्टर, भैया आप डायरेक्ट इसे नदियों में ना डाल दो, इस बड़े नाले का पानी नदी में ना जाए। तो सबसे पहले इसे फिल्टर कर लिया गया ऊपर से, फिजिकल, इसको हमने फिजिकली अलग कर लिया, जो बहुत बड़ी सेपरेशन। अब इसके बाद एक वेसल में डाल दिया, ये पानी फिजिकली सेपरेट करके यहाँ डाला कुछ टाइम के लिए। सेगमेंट। हाँ, अब उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे अपना खेल रहे हैं तो उसमें क्या गिट्टियां छोटी छोटी चली जाती हैं, तो ये चीजें भी नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ कुछ देर के लिए इसे रोकेंगे तो ये, हाँ, तो ये पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएंगी भारी भारी इम्प्योरिटी। इसे कह देते हैं प्राइमरी स्लज। अब जो पानी था ऊपर वाला वो आगे चला गया अगले चेंबर में। जब अगले चेंबर में गया, इसे हमने कह दिया एरिएशन टैंक। एरोबिक बैक्टीरिया यहां क्या करे, एक पंखा टाइप का लगाया हुआ है जिससे ये चीजें जो है, इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो इसमें बैठे ना, वो उसमें चलती रहे। और यहां से इसमें हवा के जाने का भी कुछ इंतजाम रखते हैं, ऐसा कि इसमें हवा भी चलती रहे।
तो अब ये नहीं कि सारा पानी तो फिर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा तरीका है जिससे बबल्स छोड़े जाएंगे टाइम टाइम पे यहाँ पे। तो जब बबल्स छोड़ेगा तो यहाँ ऑक्सीजन रहेगी। अब अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। कौन से? एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करना शुरू करेंगे और यहाँ पे फंगस के साथ में ये बैक्टीरिया जुड़ जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते चले जाएंगे, धीरे 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 खाते चले जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर को। तो यहां जितना भी इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा वो एरिएशन चेंबर में आते आते वो खत्म होने लगेगा। और यहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब है यहाँ बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो थी वो ज्यादा थी। बीओडी का मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि आपने ये गंदा पानी उठाया, 1 लीटर लिया और उस 1 लीटर पानी को ऑर्गेनिक बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक? उस 1 लीटर पानी को के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खत्म करने के लिए ये बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन लेंगे उसे कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आई बात है नहीं? बोलिए क्या कहा? 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये कितनी ऑक्सीजन को डिमांड ले रहा है, कितनी ले रहा है ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर बीओडी ज्यादा है तो बताइए पानी साफ है या गंदा है? पानी गंदा है। पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, बीओडी ज्यादा हो इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब पोल्यूशन ज्यादा है। तो बीओडी ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा, बीओडी कम, पोल्यूशन कम। अब बीओडी ज्यादा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम के ज्यादा? ऑक्सीजन ज्यादा होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तभी तो बीओडी ज्यादा है। जहाँ पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? पानी में ऑक्सीजन का लेवल जितना जितना ज्यादा हो रहा है इसका मतलब पानी उतना कम पॉल्यूटेड है। पानी में ऑक्सीजन का लेवल जितना कम है उसका मतलब बीओडी उतनी ज्यादा है, पानी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्लियर है मेरी बात? यहाँ से क्वेश्चन इससे ऐसे उठता है। अब जो यहाँ पे फंगस थी और फंगस के साथ में ये बैक्टीरिया जो इसे खा रहा था वो जुड़ गया, एक गुच्छा बना लिया और ये बड़े बड़े गुच्छे नीचे बैठने लगेंगे। इन्हें कह देते हैं फ्लॉक। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लॉक। ये एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम? एक्टिवेटेड स्लज। जो नीचे की तरफ बैठ गया, पहले ऊपर जो तैर रहा है उसे फ्लॉक कह दिया। अब ये पूरा का पूरा सब गुच्छा बन गया, इसे कह दिया एक्टिवेटेड स्लज। इसको वापस से हम इसमें डाल सकते हैं दोबारा इनोकुलम की तरह। अब इसका जो है यहाँ पे इसको फिर आगे भेज दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ये एरोबिक चेंबर था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है। अब एनारोबिकली उसमें रखेंगे तो जो बैक्टीरिया एरोबिक वाले थे वो भी धीरे धीरे मरने लगेंगे और तब इसे बाहर निकाल देते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक टर्शियरी ट्रीटमेंट भी होता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट का मतलब है इसमें आगे की तरफ उस पानी को ले जाएंगे और क्लोरीन डाल देते हैं। तो क्लोरीन से जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह थे वो क्लोरीन से और मर जाते हैं, तब उसे हम रिवर करंट्स में भेज देंगे। और जैसे सब वाटर पार्क्स होते हैं इनके अंदर क्लोरीन इसलिए डालते हैं, हाँ, सफाई करने के लिए। ये आगे तो बहुत जला देती है। ठीक है, तो फिलहाल अब आपको ये एक मोटा मोटा इसका ओवरव्यू मिल गया। अब आ जाते हैं वापस। तो यहाँ ये वाला था फिजिकली, यहाँ आपका जो था ये आपका पहला स्टेप था, इसमें फिजिकली रिमूव कर रहे हैं। यहाँ आपका एरोबिकली या एनारोबिकली कर रहे हैं, इधर केमिकली कर रहे हैं। 3 तरीके से हम कर सकते हैं वाटर का प्योरिफिकेशन। आते हैं इधर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट आ गया। पहला ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करेंगे हम? फिल्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है, और इसमें सेडिमेंटेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद क्या कर देंगे? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सैंड, सिल्ट, ग्रिट, ये सब पेबल्स, ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट इज एडेड इन सर्टेन। तो छोड़ दो यार, इतना ज्यादा डिटेल थोड़ी हमें लोगों को पढ़ना है। अब आ जाता है सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। जो सेडिमेंट बन गया उसे हमने प्राइमरी स्लज कह दिया है। और सुपरनेटेंट जो है वो इफ्लुएंट कहलाया। जो ऊपर की तरफ था उसे इफ्लुएंट कहलाया। अब ये इफ्लुएंट कहाँ जाएगा? दूसरी जगह। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और तीसरा ट्रीटमेंट केमिकल है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, सेवरल मेथड है।
ऑक्सीडेशन टैंक आ जाते हैं इसमें, जैसे हम एरिएशन टैंक कहते हैं, वही बात, उसमें हवा डालते रहेंगे और उसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। और एरोबिक बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, ईस्ट है, प्रोटोजोअन है, ये सब मिलके एक मास बना लेंगे, उस मास को कह देंगे फ्लॉक। मास ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर विद स्लाइम और फंगल फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि फ्लॉक क्या है? फंगस के फिलामेंट के साथ में बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, ये पूरा एक गुच्छा बन गया है, इसको हमने फ्लॉक कह दिया है। और जब ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो उसे क्या कह देंगे? एक्टिवेटेड स्लज कह देंगे। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सेटलिंग टैंक में जाके ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और अब क्या होगा, ये देखिए इसमें कुछ इसका पूरा ये दिया हुआ है, सीवेज है, कम्युनिट करा, ग्रिड, और ये प्राइमरी सेटलिंग हो गई। ठीक, प्राइमरी सेटलिंग के बाद फिर ये स्लज डाइजेस्टर, एरिएशन टैंक और ये सारी चीजें बनी हुई है। पूरा फ्लो चार्ट है, देख सकते हैं आप। फ्लो चार्ट दिख रहा है? यस सर। अब सेटलिंग टैंक में इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कह देते हैं, और उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज, उससे फ्लॉक को निकालेंगे और बायोगैस बना सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है ना उसमें, तो बायोगैस बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया डाल। अब इसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल के हम इसे आगे चलेंगे, ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब जो एरोबिक माइक्रोब्स थे डाइजेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम बैक्टीरिया और फंजाई, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोमेथोजेनिक और मेथेनोजेनिक। नॉन मेथोजेनिक और मेथोजेनिक। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो इसमें होंगे, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया से मार्च गैस बनेगी। ठीक है, और मार्च गैस क्या है? गैसेस कंटेनिंग मीथेन, सल्फर H2S और CO2। इसे हम बायोगैस कह देंगे और बायोगैस की तरह यूज कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और एक्टिवेटेड स्लज, देखिए प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज के बीच में यहाँ आपको डिफरेंस, इधर प्राइमरी है पूरा और ये एक्टिवेटेड स्लज है। आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान आप लोगों को बताया गया है। ठीक, वही है कि जब गंगा और यमुना में ये पानी छोड़ा जाए तो ये डायरेक्ट ना छोड़ा जाए गंगा और यमुना में, उससे पहले सीवेज ट्रीटमेंट इसका होना जरूरी है। बायोगैस या गोबर गैस क्या होती है? आप लोगों ने बायोगैस पढ़ी है, देखी है, ठीक है, देखी मतलब सुना तो है ही है, देखी नहीं वही। काऊ वगैरह के हाँ। गट में बनती हैं, हाँ। मिथेनोजेंस बनाते हैं। और रूमिनेंट्स के गट में हाँ, रूमिनेंट्स के गट में होगी मिथेनोजेन। बायोगैस। बायोगैस कैसे बनती है? हाँ। बायोगैस बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, पहली स्टेज में आपको प्रोटीन, फैट्स और सेलुलोज वगैरह को ले लिया गया और उन्हें डिकम्पोजर में डाल के अंदर हमने उसे डिकम्पोज कर लिया, सॉल्युबल कंपाउंड बनाया, उसका फर्मेंटेशन हुआ, ऑर्गेनिक एसिड बने और स्लज बन गया, निकली और ये हो गया फर्स्ट ऑर्गेनिक बैक्टीरिया डाल दिया। तो सर ठीक है। जैसे अगर ये जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, आपने बताया था कि वो बैग बांध दिया जैसे वो मीथेन, हाँ। उसे लोग बेच के पैसा कमा सकते हैं। हाँ, कमाते होंगे। नहीं, अच्छा, जैसे हमने आपको बताया एक्सपेरिमेंट करा गया था कि गाय वगैरह के ऊपर जो है, ये गाय अपनी खड़ी हुई है, ठीक है, ये गाय का अपना मुंह है, ये हमने कुछ इस तरीके से गाय बना दी मान लो, ठीक है, ये गाय है, ठीक, और गाय के ऊपर यहाँ पे इसके एनस से ट्यूब निकाली, एनएस से नहीं होता, एनस से निकालते, पेट से निकालते, यहाँ पेट में है, बेसिकली यहाँ पेट गट जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ ट्यूब निकाल, दोनों तरफ से निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्यूब, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि फिर वो एक्सीटर कहाँ से, यहाँ एक बैग बांध दिया है, हटक जाए। तो पेट में एक बेसिकली आपके इसके 4 चेंबर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो इसके जो बड़ा वाला पार्ट है रेटिकुलम या ओमेसम, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, खाने को यहां सड़ाएंगे और उसमें यही गट है, ठीक, तो इन बैक्टीरिया से यहाँ गैस बनती है और वो गैस यहाँ इकट्ठा हो सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि कितनी गैस है, इसमें मीथेन होती है बहुत ज्यादा, CH4, जो क्या है एक बर्निंग फ्यूल है, तो जो एक आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक ग्रीन हाउस गैस, हाँ, ग्रीन हाउस गैस में बड़ा 16% इसका योगदान रहता है। तो ये तो सब बर्निंग। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसकी अभी कोई ऐसी यहाँ जरूरत नहीं है पूछने की और बातें करने की, छोड़िए। बायोगैस जो होती है उसके लिए आपने क्या करा, ये एक चेंबर बड़ा सा बनाया, इस चेंबर में आपने एक ट्यूब लगा दी और इसमें कुछ
अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए 2 चेम्बर और बना दिए। इधर क्या करा आपने, यहां मिक्स किया गोबर को पानी के साथ में, जिसे हमने कह दिया स्लरी, और ये पानी के साथ में यहां अंदर चली गई। यहां इसकी मिक्सिंग हो रही है, कुछ हिलाने के लिए भी इसमें रखेंगे कि ये मिक्सिंग होती रहे, हिलता रहे ये, ठीक। और यहाँ गैस बनती रहेगी इस चेम्बर में। गैस बनने के बाद यहाँ से ये फ्लोट करता है, ऊपर वाला जो ये ढक्कन है ये फ्लोट करेगा। जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये ऊपर की तरफ उठता जाएगा, और इससे ये ट्यूब निकली है, ये ट्यूब पहुंचेगा गैस आपके अपने घर में किचन में कनेक्ट कर दो इसको डायरेक्ट पाइप, और इसी में से गैस निकल रही है। जब यहाँ पूरी तरह से गैस निकल चुकेगी, ये सूख चुका होगा, तो आप इसको निकाल लोगे बाहर। इसको आप ऑर्गेनिक खाद की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत? यही है आपकी बायोगैस। अब बायोगैस में क्या क्या फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लोगे ना खाद। एडवांटेजेस, मिथेनोजेंस, इसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होंगे जो बनाएंगे, बैक्टीरिया जो सड़ाएंगे उसे क्या कहेंगे, मिथेनोजेंस। मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस नाम के 2 बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, उन्हें मिथेनोजेंस कहेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायो कंट्रोल एजेंट्स, देखिए बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स वो हैं जो बायोलॉजिकली, हम लोग देखिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी थी। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो वहां क्या बात होती है कि हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना है, तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। नेचुरल पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, मान लीजिए तुम ही बोल लो फिर हम छोड़ दें। आपने कहा कि यहाँ पे बैक्टीरिया, इसके ऊपर एफिड्स थे। कौन थे? एफिड्स। तो पेड़ों के ऊपर एफिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर से नेक्टर को सक कर रहे हैं, उनको खाते हैं बीटल्स। देखिए ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको एफिड्स दिख रहे हैं। ये एफिड्स क्या करते हैं, ये पेड़ों के अंदर से इनका सैप सक करते हैं, और उसको नेचुरली किल करता है बीटल। तो हम अगर कोई नेचुरल ऐसा इनका दुश्मन ले आए, प्रेडेटर ले आए, जो इसको नेचुरली खा जाए, तो हमें इन एफिड्स को मारने के लिए दवा नहीं डालना पड़ेगी। अच्छा, उससे तो ऑर्गेनिक बनेगा। उन्हें कहते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट, यानी ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट जो किसी दूसरे को, जो हमारी जो खाना पीना फसल थी उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को वो खा रहे थे, उन्हें हमने कह दिया बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स की तरह इन्हें हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसमें नाम आ जाते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया, एक तो यही हो गया, ठीक। बीटल भी है सर कुछ। देखिए फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल जो है, यस सर, लेडी बर्ड बीटल जो है वो किसको खाएगा? फीड्स ऑन एफिड्स, पहला पॉइंट पकड़ने वाला। ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं ये प्रे करती हैं मॉस्किटोज पे। ऐसे ट्राइकोडर्मा फाउंड होता है रूट इकोसिस्टम में, ये बायो कंट्रोल ओवर द सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो ये हो गया। वो लेग्यूम्स के बैक्यूलोवायरस एक तरीके का न्यूक्लियोपाइलोहेड्रोवायरस है। बैक्यूलोवायरस एक न्यूक्लियोपाइलोहेड्रोवायरस का मोस्टली ऑफ जीनस इससे बिलोंग करता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, यस सर, ठीक। बैक्यूलोवायरस ये किसको कंट्रोल करेगा? आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ये किनको कंट्रोल करेगा? इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को। क्लियर है? ये पॉइंट पकड़ते रहिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने आपको बता दिया है। ये चैप्टर 2 घंटे का ही है, और 2 घंटे में आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस ही मिलेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं। जो जो हम बताते जा रहे हैं बस उतना उतना पकड़ते जाइए, क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। यस सर। तो ये बैक्यूलोवायरस क्या है? ये बिलोंग कर रहा है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से, ठीक है, एंड आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। पहला पॉइंट पकड़िए, ये क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है। हर किसी आर्थ्रोपोड को नहीं मार देंगे, हर किसी इंसेक्ट को नहीं मार देंगे, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक को ही मारेंगे। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड। जैसे सब वाली फिश भी तो वही जैसे गैम्बूसिया, यस, गैम्बूसिया फिश होती है। Baculoviruses are therefore an important component of integrated pest management, ठीक है। देखिए ये कोई साइड इफेक्ट नहीं शो करेंगे मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिश के ऊपर, ठीक है। जो नॉन टारगेट इंसेक्ट है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो करेंगे, सिर्फ टारगेट वाले पे ही मारेंगे बैक्यूलोवायरस, ठीक। बायोपेस्टिसाइड्स यानी कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हम एज अ पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं।
used as biopesticides are viruses, bacteria, protozoan, fungi, mites. Some of biopesticides are belong to the commercial scale. Bacillus thuringiensis, आपने बीटी कॉटन का नाम सुना है? वो बीटी कॉटन क्या था? वो बीटी कॉटन उसमें हमने बायोलॉजिकली जीन मिला दिया था, लेकिन यहाँ हम जीन नहीं मिला रहे हैं, हम सीधा बैसिलस thuringiensis ले रहे हैं। एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये अपने अंदर से क्राई प्रोटीन निकालता है, क्रिस्टल प्रोटीन। ये इंसेक्ट की गट में जाता है वो पेनिट्रेट और वहाँ एक्टिवेट हो जाता है, हाँ गट में एक्टिवेट हो जाता है और उसको छेद कर देता है गट में, और उसके परफोरेशन, हाँ परफोरेशन कर देगा गट की वॉल में और वहाँ मर जाएंगे। तीन ही तो जीनस होते हैं। वो तुम्हारा फंगस की बात कर रहे हो तो ये है तुम्हारा बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis के यहाँ क्या कहते हैं, स्पोर्स लेते हैं, उनके सैशे बना लेते हैं, उन स्पोर्स को पानी मिला के छिड़क दो पेड़ों के ऊपर, जब कोई इंसेक्ट इसे खाएगा तो वो अपने आप मर जाएगा नेचुरली। प्लांट को नुकसान भी नहीं दे रहे हैं, हाँ प्लांट हम लोगों को देंगे, ना हम लोगों को। एक्टिविटी गट के अंदर जाके होंगे। बायो हर्बिसाइड्स हो गए, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद ट्रांसजेनिक टोमेटो और टोबैको प्लांट्स, टोमेटो और टोबैको प्लांट ट्रांसजेनिक यानी उसको ट्रांसजेनिक कर दिया, उन्हें जेनेटिकली चेंज कर दिया। मीन बीटी कॉटन वगैरह। हाँ। बीटी कॉटन। बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो प्रीडेटर्स छोड़ दो, बाकी आप लोगों के लिए अगर चाहिए तो सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ओपुंशिया में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओपुंशिया के लिए ये ऑस्ट्रेलिया का है एक एग्जाम्पल। क्या करा था कि ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने ओपुंशिया यानी कि वही कैक्टस टाइप का। अरे हाँ वो ऑस्ट्रेलिया पूरे में फैल गया कई एकड़ में। तो जब कई एकड़ में ऑस्ट्रेलिया में फैल गया तो उससे बचाने के लिए क्या करा गया, एक हर्बीवोर को डाला गया जिसका नाम था कोचिनियल इंसेक्ट्स, ठीक है। कैक्टोबैसिक से और कैक्टोरम इसको डाला गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में उसको इसी तरह से हाइपरीजियम परफोरेटम इसको यूज किया गया है, ठीक है, यूएसए में। ये अलग अलग इनके स्टडीज हैं, ये अगर आप चाहिएगा इसे पढ़ना तो आप पढ़ लीजिएगा। सर कैक्टस पे भी पैरासिटिक प्लांट्स वो कर सकते हैं, वो एक होता है फ्लावर निकल आते हैं उसके, जो वो फिर वो होती है, अब वो उसको बाद में खा लेती हैं। ग्रोथ ऑफ इकॉर्निया वाटर हाइसेंथ बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस। हाँ वाटर हाइसेंथ में आप हो आपको बताया था टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। फंगल स्पोर भी आते हैं, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड भी होते हैं, आपने बता दिया। प्रे प्रीडेटर अभी हमने आपको बता ही दिया, ठीक। जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया। प्रेइंग मेंटिस सक्सेसफुली कंबाइंड एस्केप इंसेक्ट और एफिड्स। प्रेइंग मेंटिस भी खा जाता है ऐसे वाला, हाँ। इसके बाद न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस हमने बता दिया, बैक्यूलोवायरस है। कॉटन बॉल वॉर्म, बैसिलस thuringiensis बता चुके हैं। यस सर, सारी चीजें बता दी हैं यहाँ तक हमने। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की अभी यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह हम लोग वहाँ बात करके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी में पूरा। हाँ सर। आगे आते हैं बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करी, और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है बायोफर्टिलाइजर में। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो बायोफर्टिलाइजर का नाम आता है, और बायोफर्टिलाइजर यानी कि आपको बायोलॉजिकली इनरिच करते हैं किसी प्लांट के लिए, उसमें इनरिचमेंट आ जाए। लेकिन अब बायोलॉजिकली कैसे वो हेल्प कर सकता है किसी दूसरे प्लांट को, कोई एक ऑर्गेनिज्म के उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पहुंच जाए फर्टिलाइजर की तरह, जैसे फंगस। हाँ रूट्स में होता है। फंगस ने क्या करा, फंगस ने रूट्स के साथ में एसोसिएशन बना लिया जी। माइकोराइजा जो होता है फंगल एसोसिएशन होता है, ठीक है। फंगल एसोसिएशन किसके साथ में होता है, हायर प्लांट की रूट के साथ। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। फ्री लिविंग हो सकते हैं और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया। यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप देखिए। कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है। बीजेरिंकिया हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है। दे आर फर्दर डिस्टिंग्विश इनटू एरोबिक और एनएरोबिक फॉर्म। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब आपको पता ही है कि प्लांट्स को
जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में नहीं चाहिए। प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में नहीं चाहिए, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में चाहिए, NO2 NO3 की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो NO2 NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, पहले इसे अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इस तरीके के पूरा जो प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया का अहम रोल है। तो मेन काम नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यस सर। उसमें हमारे बैक्टीरिया है, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यहाँ फ्री लिविंग की बात हो रही है, तो फ्री लिविंग में एरोबिक और एनारोबिक दो अलग अलग है, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, बीजेरिंकिया। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जैसे रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरलम, ये हो गए। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये आपने पढ़े हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए। इसके बाद आते हैं लूज एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, लिविंग अराउंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विदाउट डेवलपिंग एनी इंटीमेट रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, एनसीईआरटी में सारे दिए हुए हैं नाम, आप लोग सही से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। इसके बाद फ्रैंकिया नाम आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, एसोसिएटेड विद रूट नोड्यूल्स ऑफ सेवरल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अल्नस, अल्नस जो है ये भी एक प्लांट है। माइकोराइजा इधर है। इसके बाद इधर आ जाते हैं माइकोराइजा के ऊपर आते हैं, ये भी है इधर ऊपर। उससे पहले बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, तो बताइए। हाँ, अब आ जाते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एनसीईआरटी में ग्लोमस का नाम दिया हुआ है माइकोराइजा में, मैंने बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ग्लोमस है, ये एक एंडोमाइकोराइजा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? माइकोराइजा का काम क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि आपके रूट्स के ऊपर जो है ये चिपक जाएगा, ये आ जाएगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा और यहाँ से आसपास एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, सरफेस एरिया बढ़ाता है। माइकोराइजा क्या करता है? रूट्स के ऊपर सरफेस एरिया बढ़ाता है। एक्टोमाइकोराइजा जो बाहर की तरफ होते हैं, एंडोमाइकोराइजा जो रूट्स के अंदर ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, जो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं वो है ग्लोमस। देखिए यहाँ आपको एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा साफ साफ दिखा है। ये एंडोमाइकोराइजा में देखिए ये अंदर तक चले गए, एक्टोमाइकोराइजा किसी भी सेल के अंदर नहीं गया है। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा बाहर रहेगा और ये सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा एंडोमाइकोराइजा, और ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। यस, हैव अ नाइस डे।